कैपेसिटर हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था, और कैपेसिटर में जो मेन मेन छोटी छोटी बातें थी वो हम लोगों ने कर ली, जैसे कि इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज कैपेसिटर अनचार्ज के अक्रॉस लगाया है तो हीट डिसिपेट कितना होगा, एनर्जी में चेंज कितना होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं आगे कैपेसिटर में, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटर्स। देखो, सबसे पहले ये समझना कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है। तो देखो, मटेरियल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गए कंडक्टर्स और दूसरे हो गए इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इंसुलेटर्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बट हाँ, इंसुलेटर्स की भी जो कैटेगरी है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी इंसुलेटर्स हैं दे विल वर्क एज अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, नॉन कंडक्टर सिंपली बोल सकते हैं। अब देखो, होता क्या है कि जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, कोई भी मटेरियल हो, अब जैसे मटेरियल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। बट है क्या, जैसे ही हम उन पोलर या नॉन पोलर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखो अगर ये कंडक्टर होता, तो कंडक्टर होता तो क्या होता कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट साइड में भाग जाते और पॉजिटिव चार्ज राइट में आ जाता, और कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, याद होगा ना। और तब तक आता है जब तक कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता है, जिसको हम लोगों ने एक नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, याद है कंडक्टर्स में। क्यों भाई, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम से हम लोगों ने पढ़ा था। कंडक्टर को कभी भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक वो एक्सटर्नल वाले का इफेक्ट कंडक्टर के अंदर नलीफाई नहीं कर दें, जीरो नहीं कर दें। बट इंसुलेटर्स में, डाइलेक्ट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। हाँ, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर चार्जेस पोलराइज जरूर होंगे। ठीक है, हालांकि जो पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। हाँ, लेकिन पोलराइज तो होगा चार्ज। तो ऐसे समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक के केस में ये जो चार्जेस आए हैं इनको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड चार्जेस। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ध्यान से देखो, तो पोलराइज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ आएगा और एक्सटर्नल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, हालांकि पोलराइज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्सटर्नल वाले को कैंसिल कर जाए, कंडक्टर के अंदर वो कैंसिल भी कर दे रहा था, कंडक्टर के अंदर दोनों एग्जैक्टली सेम होने की वजह से वो कैंसिल भी हो जा रहा था, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो इस केस में जब हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दोनों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका सम होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लिखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से हमें पोलराइज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जिसकी वजह से जो बचेगा वो पहले से कम बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के टाइम्स हो जाएगा, वेयर के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स के लिए, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल कंडक्टर्स के उतना करीब होगा। कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे जो हमको ध्यान रखना है फॉर्मूला वो ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिवाइडेड बाई के। मतलब डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद उस पॉइंट का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट बिकम्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई के। मतलब पहले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिवाइड बाई के हो जाएगा।
तो ये बेसिक डाइलेक्ट्रिक का एक तो फंक्शनिंग हो गई। बताओ पहले यहाँ तक कोई डाउट तो। हम्म। तो अब बात इसमें ये आती है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग कैपेसिटर प्लेट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो जरा देखते हैं हम लोग। अलग से लिखते हैं इसको नोट करके। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें हमने के डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है। एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। ध्यान से देखना कि जो प्लस चार्ज होगा तो क्या प्लस चार्ज ये लेफ्ट वाली प्लेट के राइट साइड वाले सरफेस पे आएगा, और जो माइनस चार्ज होगा वो लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट सरफेस राइट वाली प्लेट के लेफ्ट सरफेस पे आएगा। अच्छा, इस प्लस के सामने यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज पोलराइज होगा और इसको हम लोग लिखते हैं माइनस क्यू पी। और इस माइनस के सामने कुछ प्लस चार्ज पोलराइज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लस क्यू पी। अगर ये कंडक्टर होता तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता, कंडक्टर नहीं है इसलिए थोड़ा कम चार्ज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि चार्ज ये कितना पोलराइज होगा। तो देखो ये बताओ पी पॉइंट पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, पहले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और पी पॉइंट पे बाद में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलो। तो ऐसे बोल सकते हैं कि बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। अच्छा, बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो ये भी तो बोल सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस का और इन दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट है। तो एक साइड का चार्ज अगर देखोगे तो वो क्यू माइनस क्यू पी के इक्वल आएगा। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू माइनस क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज पोलराइज कितना हो रहा है, इसका भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, क्यू इंटू ब्रैकेट वन माइनस वन बाई के। ठीक है ना। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज कितना पोलराइज हो रहा है, ठीक है ना। क्यूपी क्या बोल रहे हैं, क्यूपी इज पोलराइज्ड चार्ज। क्यूपी इज पोलराइज्ड चार्ज। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशन है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। तो उसमें अगर हम कभी डाइलेक्ट्रिक फील कर देते हैं तो हम अपसाइलन को रिप्लेस कर देंगे अपसाइलन नॉट इनटू के से। ये ध्यान रखना। जैसे अगर मॉडिफाइड गॉस लॉ लिखें तो क्या बन जाएगा बताओगे। गॉस लॉ वैक्यूम में पढ़ा हम लोगों ने। अगर मान लो वही गॉस लॉ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो तो कहाँ पे चेंज करना होगा। तो इसको लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखते थे क्यू इन अपॉन अपसाइलन नॉट, अब हो जाएगा क्यू इन अपॉन अपसाइलन नॉट के। ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से कूलम्स लॉ के लिए क्या बोलेंगे। कूलम्स लॉ में हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अपसाइलन नॉट के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला और इसमें ध्यान रखो, एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी हम लोग लिखते हैं हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर। हालांकि ये फॉर्मूला पहले नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया वैक्यूम के लिए। ठीक है। और यही एनर्जी डेंसिटी अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा हाफ अपसाइलन नॉट के इंटू ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो उस पॉइंट पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना स्टोर्ड है वो हम निकाल सकते हैं। दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी।
ठीक है। देन थर्ड पॉइंट में सर आपने वो ऊपर ई एक्सटर्नल के नीचे ईपी क्यों लिखा है? हाँ सर वो ई एक्सटर्नल के नीचे ईपी क्यों लिखा है? सर ई मतलब वो तो ई नेट है क्या वो? कहाँ पे, किस जगह की बात कर रहे हो? सर नोट के फर्स्ट पॉइंट पे सर, ई एक्सटर्नल के नीचे। हाँ, सर वहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर, ईपी क्यों होगा? अरे ये पी पॉइंट है ना, इसलिए पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ई एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के एक्सटर्नल कितना है। तो ई एक्सटर्नल का मतलब होगा कि इन दोनों की वजह से, इसकी और इसकी वजह से। और ईपी का मतलब हुआ पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab. Parallel plate capacitor with dielectric slab. तो देखो जरा ध्यान से, यही डायग्राम फिर से बना लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, दोनों प्लेट्स का एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो डी है, और इसमें हमने टी थिकनेस का, ध्यान से देखो, एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग, याद है कैपेसिटेंस कैसे निकाला था? कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोगों ने पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। अब इसमें ध्यान से एक बात ये देखना कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर मतलब स्लैब के बाहर, स्लैब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पहले था। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही आएगा। ये बताओगे कि स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्लैब के अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी, क्या वो फील्ड लाइंस कुछ लेस डेंसर होंगी ना? बताओ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, इसकी वैल्यू है क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ कि अगर हमें वी ए माइनस वी बी लिखना है तो क्या किया जाए? तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने स्पेस में है, और Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने स्पेस में है, तो हर एक की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप लिखते जाओ। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग D माइनस टी का, ध्यान से देखो, और Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग T का। ये लाइन बताओ पहले, क्लियर है या नहीं? ये लाइन कैसे लिखती है? यस सर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीधे सीधे लगाया है, E इंटू डी, ई इंटू डी। ठीक है ना, बताओ। यस सर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को लिख देते हैं डेल्टा वी। तो देखो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आती है, Q की वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और इनटू डेल्टा वी। तो देखो क्या ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लोग तो कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये जो कैपेसिटेंस निकल के आया है, ये पहले वाले कैपेसिटेंस से ज़्यादा आया या कम आया है? ये बताओ। पहले कैपेसिटेंस था इसका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अब कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया सर। बढ़ बढ़ गया। गया। यही इसका, यही फायदा है डाइलेक्ट्रिक का। कैपेसिटर प्लेट्स में, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है।
ये फॉर्मूला जो मैंने निकाला है ये जनरल फॉर्मूला निकाला है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ कुछ भी रख सकते हैं। अब तुम मॉडिफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को, क्यों भाई? जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ स्लैब्स, n नंबर ऑफ स्लैब्स का मतलब है, मान लेते हैं T1 कॉमा K1, T2 कॉमा K2, इस तरह से Tn कॉमा Kn, देन सी इक्विवेलेंट क्या होगा बताओगे? अगर मान लो एक स्लैब थी, अगर T1 K1 T2 K2 इस तरह से करके n अलग अलग तरह की स्लैब्स अगर हमने इंट्रोड्यूस करी हैं, तो कैपेसिटेंस क्या बनेगा? सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस सिग्मा टी माइनस टी बाई के। तो ध्यान से अगर तुम ऊपर वाले फॉर्मूले को देखोगे तो तुम फॉर्मूला बना सकते हो। बना ऐसे सकते हो कि डी में से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? T1 प्लस T2 अप टू Tn, और फिर ऐड करेंगे T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 अप टिल Tn अपॉन Kn। क्लियर है ये? बताओ, देखो नोट कर लो। बोलिए। ठीक है, अच्छा फिर बताना सर इसके कैपेसिटर। नोट कर लें। नोट कर लो चलो। यस सर। लेट सपोज कैपेसिटर completely filled with dielectrics। तो बताओ कि कैपेसिटेंस क्या होगा? क्यों भाई? कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है कि कोई भी स्पेस इसमें खाली नहीं है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा बताओ? क्या चेंज करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में? इक्वल टू डी। तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू टी के बराबर होगी। तो टी की वैल्यू अगर डी के बराबर करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। और ध्यान से देखो तो क्या ये के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। यानी कि अगर हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस सीधे सीधे के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और बताना, एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस तरह का कोई कैपेसिटर है जिसमें दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं, A1 A2, इसका थिकनेस है D1, इसका थिकनेस है D2। इसका कैपेसिटेंस बताओ। इसका कैपेसिटेंस बताओ।
क्या करेंगे इसमें? सर अपॉन में d1/k1 प्लस d2/k2 कर देंगे। ये वैल्यू निकल के आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1/k1 प्लस d2/k2। सबने कर लिया क्या, ये बताओ? यस सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा देखो, इसको तुमने फॉर्मूले से कर लिया है, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? देखो ये जो कैपेसिटर है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम ये बीच में से इसको कट कर दें, ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर C1 हो जाएगा और एक कैपेसिटर C2 हो जाएगा। और ये जो कैपेसिटर है, ये C1 C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे? C1 को क्या लिखेंगे? C1 को लिखेंगे K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1। C2 को क्या लिखेंगे? K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। और क्योंकि ये C1 C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो देखो क्या आएगा, ये 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 करेंगे तो 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और ये आएगा D1/K1 प्लस D2/K2। देखो, तो अगर C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फिर से ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। देखो, तो ये भी टेक्निक याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे सपोज, सर हाँ बोलिए। सर आपने डिवाइड कर दिया तो वो सर सिंगल प्लेट कैपेसिटर हो गया, तो फॉर्मूला कैसे लगा दिया? नहीं नहीं, सिंगल प्लेट नहीं हो गया। एक्चुअली चार्ज क्या है, अगर हम उसके दोनों टर्मिनल जोड़ेंगे तो चार्ज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्रॉस होगा ना। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची है, हमने मान लिया कि ये पूरी डॉटेड लाइन एक ही पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे। चार्जेस तो वैसे ही पोलराइज होंगे, ठीक है ना? चार्जेस वैसे ही पोलराइज होंगे, बस ये कि उसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर है, इसके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 2D है और इसका प्लेट एरिया 2A है। अच्छा, ऊपर के हाफ में कैपेसिटेंस, ऊपर के हाफ में डाइलेक्ट्रिक स्लैब अलग है और नीचे के हाफ में दो हाफ फिर से हैं। तो ये वाला स्लैब है K1, ये वाला स्लैब है K2 और ये वाला स्लैब है K3। देखो, तो इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, इसका इक्विवेलेंट हमको निकालना है। बताओ क्या होगा, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में? इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। क्यों भाई? C1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? C1 की वैल्यू लिखेंगे K1A, A तो हाफ हो जाएगा ना, K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, D की जगह 2D आएगा। C2 की वैल्यू K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, D की जगह D रहेगा। और C3 की वैल्यू K3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बताइए, अब C1 C2 C3 में कौन पैरेलल कौन सीरीज में, क्या बोलेंगे बताओ? C2 C3 सीरीज में है और वो C1 के साथ पैरेलल में। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C1 प्लस C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। कैलकुलेट कर लोगे ना? प्लेट एरिया कैलकुलेट सर कर लो। 2A नहीं लेंगे? हाँ, सर प्लेट एरिया 2A नहीं लेंगे? प्लेट एरिया तो आधा आधा हो गया ना। ऊपर का प्लेट का एरिया आधा हो गया, नीचे की प्लेट्स का एरिया आधा हो गया, टोटल 2A था ना। बोलो, अच्छा, यस सर समझ गया। थोड़ा 3D पे विजुलाइज करो। इस तरह का है ना ये। तो ऊपर का ये हाफ एरिया कितना बचा? ये तो बचा। हाँ सर। और देखना जरा, फिर से सपोज इस तरह से है कैपेसिटर,
इसका बताओ। ये सेपरेशन 2D है, प्लेट एरिया 2A है, और ये सेपरेशन D है। ये मान लेते हैं K1 है, ये K2 है, ये K3 है। इनका निकालो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट। इसका निकालो नीचे वाले का। गिवन है इसको हाफ हाफ में ब्रेक कर देंगे, फिर ऊपर के 2 सीरीज में, नीचे के 2 सीरीज में, फिर इन दोनों को पैरेलल में। करेक्ट। इसमें क्या करना होगा कि एक कट हम ऐसा लगाएंगे और एक कट ऐसा लगाएंगे, ठीक है ना। और इसको 3 कैपेसिटर्स की बजाय 4 कैपेसिटर में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर C1 और C2 सीरीज में, और इसी तरह से नीचे C1 और C3 सीरीज में, और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो C1 कितना आएगा, C1 आएगा K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C2 आएगा K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और C3 आएगा K3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। देखो ये बनेगा, ठीक है ना। इसमें बस एक ही पॉइंट है कि हम लोग K2 और K3 को पैरेलल में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। K2 और K3 को पैरेलल में इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा। तो वैसे सोचो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3, होगा या नहीं होगा बताओ। तो E2 इंटू डी और E3 इंटू डी की वैल्यू क्या बराबर आएगी, बराबर नहीं आएगी। तो 1 और 2 सेम पोटेंशियल पे नहीं है, जिसकी वजह से हम इधर वाले K1 को भी हमें 2 पार्ट में करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो होगा वो K2 के साथ सीरीज में, नीचे जो वाला जो होगा वो K3 के साथ सीरीज में, फिर ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों पैरेलल में। ये कॉमन मिस्टेक है, जरूर ध्यान रखना। बोलिए। क्लियर है, बताइए। और देखो, नेक्स्ट देखना। मान लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी जो प्लेट्स दी हुई हैं ये L क्रॉस L हैं, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो D के बराबर है। इस कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L के बीच में वेरी कर रहा है, और इसका वेरिएशन दिया हुआ है k इक्वल टू k नॉट ब्रैकेट 1 प्लस x अपॉन L। तो हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, क्या होगा, निकाल पाओगे, करो ट्राई। एक प्लेट के एज के अलोंग कैपेसिटर, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएबल है। देखो निकालो। तो इसको एलिमेंट लेके करना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर हो, समझ में आ ही रही होगी। हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का
एलिमेंट लेंगे, देखो जरा ध्यान से, और ये एलिमेंट ये पूरा बनेगा लेंथ वाइज, देखो ठीक है ना, ये जो एलिमेंट आया है दिस इज अवर डिफरेंशियल कैपेसिटेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई dx dx। तो अगर dc की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा a, अब ध्यान से देखो इसका a बनेगा l dx, तो इसको लिखेंगे k इंटू a, k a अपसाइलन नॉट अपॉन d, d की जगह स्मॉल d। अब ये बताओ कि ये जितने भी कैपेसिटेंसेस आएंगे सारे के सारे, ये किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे या पैरेलल में आएंगे, क्यों भाई पैरेलल में। पैरेलल में आएंगे, और अगर पैरेलल में आएंगे तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो k नॉट l अपसाइलन नॉट अपॉन d इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x अपॉन l इंटू डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। करो इंटीग्रेट, देखो क्या मिलता है, कितना आ रहा है। सर पैरेलल में कैसे आएंगे? पैरेलल में देखो ध्यान से कैसे आएंगे, ये जितने भी डीसी डीसी होंगे ये, इन सबकी एक तरफ की प्लेट कॉमन है या नहीं है ये बताओ, और दूसरी तरफ की प्लेट कॉमन है कि नहीं है, तो ये जितने भी बनेंगे ये सारे कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में है सीरीज में है, ये बताओ। जब यहाँ से चार्ज आया तो सभी में डिवाइड हो गया या बारी बारी से गया, सर डिवाइड हो गया। बस डिवाइड हो गया मतलब पैरेलल में है। जब चार्ज यहाँ से एंटर हुआ तो डिवाइड हुआ, मतलब डिवाइड कर गया, या सभी में बारी बारी से सेम एक ही ऐसा गया, बस ये डिसाइड करना है। देखो नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वेरिएबल है, लेकिन इस बार जो वेरिएशन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेट की डायरेक्शन में है, यानी यहाँ से x डिस्टेंस पे k का वैल्यू दिया हुआ है, k इक्वल टू k नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन डी, और प्लेट एरिया a है। निकालो जरा इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा कि जो k का वेरिएशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसको जरा ध्यान से केयरफुली समझ के ही लिखना है कि पैरेलल में क्यों लिया है, डीसी कैसे निकाला है, कुछ भी कहीं डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। So K epsilon naught upon ln2. L ln2 D ln2, Yes, sir. देखो दोनों क्वेश्चन में बस फर्क ये है, समझ ही गए होगे फर्क क्यों, दोनों क्वेश्चन में फर्क सिर्फ ये है कि इसमें जो हम लोग डीसी लेंगे, ये वाला जो कैपेसिटेंस है वो डीसी बनेगा, और डीसी निकालने के लिए लिखेंगे ए अपसाइलन नॉट के अपॉन डी। तो देखो इस कैपेसिटर का जो प्लेट सेपरेशन है वो dx कहलाएगा, और तुम यहाँ पे तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस तरह के जितने भी ये कैपेसिटर्स आएंगे, ठीक है, जब चार्ज यहाँ से एंटर होगा इस पॉइंट से तो वो चार्ज डिवाइड हो जाएगा सब में, या बारी बारी से सेम चार्ज जा रहा है सभी में, क्यों भाई सर सेम चार्ज आ रहा है। सेम चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब वो सीरीज में है, और अगर वो सीरीज में है तो हम लोग डीसी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सीरीज में होने की सिचुएशन में हम लोग 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट निकालेंगे और वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी सी बनेगा, ठीक है। अब तो के की वैल्यू क्या आएगा, के नॉट ए अपसाइलन नॉट इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन डी
एंड डिवाइडेड बाई dx। तो इसमें से देखो क्या बाहर आएगा, तो 1 अपॉन ए नॉट ए एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर dx अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन डी, और x की लिमिट्स 0 से d तक जाएंगी। तो देख लो क्या आएगा यहाँ से, c इक्विवेलेंट ln 2 बन जाना चाहिए। बोलिए, क्लियर है, कोई डाउट? हम्म, क्लियर है। एक और इसमें करो, मान लेते हैं कि प्लेट एरिया ए है और प्लेट सेपरेशन डी है, और ये कैपेसिटर ऐसा है कि जिसमें डायगोनली दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, ये K1 है और ये K2 है। ठीक है, समझ में आया किस तरह से भरे हुए हैं? एक वेज, एक ट्रायंगुलर वेज शेप का K1 है और एक K2 है। निकालो इसका। देखो इसमें बस करना तो लगभग लगभग उसी तरह से है। हम लोग क्या करेंगे कि इधर से लेट्स से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेंगे। देखो जरा ध्यान से, ठीक है, x डिस्टेंस पे dx विड्थ का ये एलिमेंट। अच्छा, अब इस dc को अगर तुम ध्यान से देखो तो है क्या, इस डीसी कैपेसिटेंस में कुछ पार्ट में K1 फील्ड है और कुछ पार्ट में K2 फील्ड है या नहीं, है बताओ? तो अब हमें ये अगर पता चल जाए कि K1 और K2 कितने कितने लेंथ्स में पड़े हुए हैं, तो हम इसका कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। मतलब ये वाला लेंथ हमको D2 और ये वाला लेंथ हमको D1 निकालना है। तो बता सकते हो D2 या D1 कैसे निकाल सकते हैं? इसमें यस एरिया सर, वो थीटा लेके। एरिया ले लो या L क्रॉस L ले लो, L क्रॉस L दिया होना चाहिए। तो देखो सिमिलर ट्रायंगल पर लगा दो। सिमिलर ट्रायंगल कैसे, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। देखो ध्यान से, इनकी सिमिलैरिटी से D2 निकल आएगा ना, बताओ? तो इसको लिखेंगे D2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू D अपॉन L। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी D2 इंटू L अपॉन D। बताओ। D2 अपॉन एक्स, D2 निकालना है, सॉरी x नहीं निकालना है। D2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा x इंटू डी अपॉन एल। और इसी तरह से D1 क्या हो जाएगा, तो D1 जो होगा D माइनस D2 हो जाएगा। तो D1 हो जाएगा D 1 माइनस एक्स अपॉन एल। तो यहाँ से अगर हम लोग DC लिखें तो DC को लिखेंगे एरिया, एरिया यानी कि L dx एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था याद हो तो, D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 होगा। रखो जरा क्या आएगा, तो DC की वैल्यू होगी L एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन
D1 अपॉन K1 अगर करेंगे तो ये आएगा D अपॉन K1 1 माइनस एक्स अपॉन एल, और D2 अपॉन K2 करेंगे तो D अपॉन K2 इंटू एक्स बाई एल। देखो इसको चाहो तो थोड़ा रीअरेंज कर लो, तो एल अपसाइलन नॉट डी एक्स और अपॉन क्या बनेगा बताओ, एक्स वाले टर्म एक तरफ ले लो, कांस्टेंट एक तरफ ले लो, तो एक्स वाले टर्म क्या क्या आएंगे बताओ, क्या एक्स इंटू डी अपॉन एल ब्रैकेट 1 अपॉन K2 माइनस 1 अपॉन K1 आ रहा है, और कांस्टेंट वाला टर्म आ रहा है D अपॉन K1। बताओ क्लियर है यहाँ तक? और C इक्विवेलेंट निकालने के लिए DC को इंटीग्रेट कर देंगे, x की लिमिट्स 0 से L। देखो कर लेना कंप्लीट, HCV में है ये क्वेश्चन और आंसर मैच कर लेना इससे। ये क्वेश्चन HCV में है और एक बार IIT में आ चुका है एडवांस में बहुत पहले। सर ये तो सीरीज में होंगे। क्यों सीरीज में नहीं, देखो ध्यान से, ये दोनों सीरीज में हैं, तो इन दोनों को तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज ही कर लिया सीरीज वाला जो हम लोगों ने पहले बनाया था। अब बात चल रही है कि इस तरह के जितने भी डीसी डीसी हैं, ये जितने भी डीसी डीसी आ रहे हैं, ये सारे डीसी किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये और ये सीरीज में है, ये बात ठीक है, तो ये बात यूज हो तो गई यहाँ पे ये वाला लिखने में, ये एक्सप्रेशन लिखने में। यस सर। बोलिए ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन को जरूर से, और आंसर उससे मैच कर लेना, HCV में है। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और है, उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला ही याद रखो क्योंकि एक बार आ गया था, और हेडिंग डाल देना फोर्स एक्टिंग ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब while inserting in a charged capacitor, while inserting in a charged capacitor। मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो वो है क्या, अगर कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर ये चार्ज कैपेसिटर हुआ, मतलब इसके ऊपर पहले से चार्ज हुआ, तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो प्लेट्स के ऊपर माइनस चार्ज है, क्या ये कैपेसिटर की जो प्लेट से माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर क्या कुछ चार्ज पोलराइज करेगा? क्यों भाई, अपोजिट चार्ज पोलराइज होगा, और इस अपोजिट चार्ज पोलराइज होने से क्या होगा कि ये वाला प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या है कि ऐसे बोल सकते हो कि कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अंदर की तरफ पुल करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये स्लैब धीरे धीरे अंदर जाए, तो एक्सटर्नल एजेंट को पीछे की तरफ फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, अगर चार्ज कैपेसिटर हम स्लैब छोड़ देंगे तो वो अपने आप अंदर चली जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा ये है इस फिलहाल यहाँ पे कि ये जो फोर्स है ये कितना लगेगा, तो इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग याद रखो। इस प्लेट का जो लेंथ है इसको मैं L ले लेता हूँ, ठीक है,
और ये प्लेट जो है ये मैं L क्रॉस W की ले रहा हूँ, मतलब W इसका वो डायमेंशन है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है इस डायग्राम में, और L वो डायमेंशन है जो हमको दिखाई दे रहा है। तो इसमें दो तरह के केस बनते हैं। पहले केस में अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट है, तो देखो अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कांस्टेंट है तो इस फोर्स का वैल्यू आता है निकल के, लिख लो इसमें, ये आएगा Q²D ब्रैकेट K-1 डिवाइडेड बाई 2W अपसाइलन नॉट ब्रैकेट L प्लस X K-1 होल स्क्वायर। तो ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर अगर इसके ऊपर चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरा केस है कि अगर इसके ऊपर वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट के केस में ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, क्योंकि उस केस में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आती है। तो सेकंड केस में जो फोर्स आ रहा है वो है K-1 W अपसाइलन नॉट V² अपॉन 2D, ठीक है। अच्छा, ये Q कांस्टेंट और V कांस्टेंट का मतलब क्लियर है? देखो कैपेसिटर को अगर हमने बैटरी से चार्ज किया और चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी तो उस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और अगर हमने बैटरी को लगे रहने दिया है कैपेसिटर के अक्रॉस तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो पॉपुलर केस होते हैं कैपेसिटर में। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि चार्ज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड है, तो उसका भी मतलब यही है। क्यू कांस्टेंट में तुम ये लिख सकते हो ब्रैकेट में कि बैटरी डिसकनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग, बैटरी डिसकनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग, और इसमें लिख सकते हो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। देखो ध्यान से, नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अभी। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चंस कुछ करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 28 देखो पहले। देखो करो ट्राई। देखो इस केस में क्या है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, प्लेट एरिया गिवन है, तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द कैपेसिटेंस इज 15 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो अभी बताओ कि प्लेट एरिया के ए अपसाइलन नॉट अपॉन डी, तो एक इक्वेशन तो हम लोग ये लगा सकते हैं, और वोल्टेज रेटिंग उसकी दी हुई है 500 वोल्ट, बोलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो उसका प्लेट का डिस्टेंस क्या आएगा, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं E इंटू डी इज इक्वल टू डेल्टा वी, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी अपॉन ई, तो डेल्टा वी दिया हुआ है 500 और E की वैल्यू है 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, तो D आ जाएगा, उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखो, K निकल आएगा, ठीक है। बोलिए। ठीक है, अब इसमें चैप्टर में सिर्फ आरसी सर्किट्स बचे हुए हैं, तो उसमें डायलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस और कर लेना, वो क्वेश्चन सिर्फ छोड़ देना जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं, केवल वो सर्किट्स बचे हुए हैं इसमें।
ठीक है, बोलिए।